Good morning, dear students. I hope that all of you happy and healthy. Dear students, in today's class we will start our chapter number 1 on equality. In previous class we read the 3 stories, and from all 3 stories we see that how people are treated unequal. But in today's class we learn about the dignity and the equality in Indian democracy. So now let's start. First of all, we have to learn about dignity. So what is dignity? What is the definition of dignity? So dignity is one of the most important thing to human spirit. It means being valued and respected for what you are, what you believe in, and how you live your life. मीन्स कि डिग्निटी जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैसे हम डिग्निटी को हिंदी में हम डिग्निटी को गरिमा कहते हैं. क्या कहते हैं? गरिमा. यानी कि डिग्निटी जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक वैल्यू है वो उसकी, एक रिस्पेक्ट है उस चीज़ से रिलेटेड जैसा वो है, जो वो है, जिसमें वो बिलीव करता है और जिस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, चाहे वो पुअर है, रिच है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, अपर कास्ट से है, लोअर कास्ट से है. हर इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग होती है. और इसी रिस्पेक्ट को क्या कहा जाता है? इसी रिस्पेक्ट को डिग्निटी कहा जाता है. आगे अगर हम बात करें इक्वालिटी इन इंडिया की, तो देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या करा हुआ है? उसने हर एक पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करा हुआ है. यानी कि भारत के हर नागरिक की जो पहचान है वो समान है, चाहे अब वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कुछ भी चाहे क्यों ना हो, लेकिन वो क्या है? इक्वल है. बट जो पॉइंट की बात है वो ये है कि दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी चीज़ेज टू एग्जिस्ट. यानी कि आप ये इतना कुछ करने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया है, बट इतना कुछ करने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते हो कि जो इंडिया है उससे इनइक्वालिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है. हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, उसने तो सभी लोगों को इक्वली रिकॉग्नाइज करा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. ओके. डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, इल ट्रीटमेंट लोगों के साथ आज भी होता है, जो उनकी डिग्निटी और उनकी जो इक्वालिटी है उसको अफेक्ट करती है. अब देखिए, अब दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ प्रोविजंस करे हैं जिसके थ्रू लोगों को जो है वो इक्वालिटी मिल सके. लोगों को जो इक्वालिटी का प्रोविज़न जो गवर्नमेंट ने करा है वो लोगों का फुलफ़िल हो सके. तो वो प्रोविज़न्स क्या हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. यानी कि हर एक सिटीज़न जो है, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो एक प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक आम आदमी है, सभी भारत के कानून के लिए समान है. कहने का मतलब है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो अगर आप प्रेसिडेंट हो तो भी आपको सेम पनिश किया जाएगा, और अगर आप एक लोअर कास्ट से हो या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो भी आपको सेम तरह ट्रीट किया जाएगा. ओके. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ. द सेकेंड वन इज़ नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन. कि कोई भी जो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन के बेस पर, उसकी रेस के बेस पर, कास्ट, प्लेस, बर्थ प्लेस और मेल और फीमेल यानी कि उसके जेंडर के बेस पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेटेड यानी कि उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. एंड द थर्ड वन इज़ एवरी पर्सन हैज़ टू एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडेड प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स, मार्केट्स एक्सेट्रा.
ओके, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर आ जा सकता है। जैसे पहले होता था ना कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें वेल्स से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उन्हें किसी भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं से भी पानी ले सकता है, किसी भी होटल में जाके खाना खा सकता है, किसी भी मंदिर में जा सकता है, कहीं पर भी अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यानी कि जो छुआछूत हमारे भारत में पहले चला करती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने प्रोविज़न्स तो कर दिए, बट इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। प्रोविज़न्स तो हो गए बट इम्प्लीमेंट करने की भी तो ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए हैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी है इस चीज़ की कि भाई आपके अगर इन 4 अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है या इनका कोई भी हनन करता है तो आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हो, यानी कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। दूसरा जो है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं जिनके थ्रू ये जो प्रोविज़न्स है उनको इम्प्लीमेंट करा जा सके। ओके, जिसके थ्रू ये जो 2 तरीके हैं, इसके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोटेक्ट करा है उनके राइट्स के लिए कि अगर आपके राइट्स के साथ कोई कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविज़न की, ऐसे जो स्कीम्स हैं चलाई हैं जिनके थ्रू ये जो गवर्नमेंट के 4 प्रोविज़न्स हैं ये फुलफ़िल हो सके। तो जो सबसे पहला प्रोविज़न है वो है मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम है, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत के हर एक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम जो है वो चलती है। इसका मतलब है कि बच्चों को दोपहर के वक्त का जो खाना होता है वो स्कूल से ही मिलता है। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ है गवर्नमेंट को, ये 2001 में जो है तमिलनाडु में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई भारत के हर एक राज्य में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी में आपको ऐसा ये मिड डे मील की व्यवस्था करनी है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो स्कीम थी इसने पॉजिटिवली इफ़ेक्ट दिया। क्या करा, पॉजिटिवली इफेक्ट दिया। सबसे पहला क्या हुआ, जो पुअर चिल्ड्रंस थे वो एनरोलिंग होना, उनकी एनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी और वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि भाई जो बच्चे थे पहले वो खाना खाने के लिए, दोपहर का लंच करने के लिए वो घर जाया करते थे और उसके बाद वो वापस नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील की व्यवस्था हुई है तब से ये जो घर जाने का सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलता है जिनसे उनकी अटेंडेंस में बढ़ोतरी हुई है, इम्प्रूव हुई है। जो उनकी मदर्स हुआ करती थी जिन्हें अपने काम की जगह से दोपहर को घर वापस आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना खाने के लिए, अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे वो काम भी ज़्यादा कर पाती हैं और वो जो है रेस्ट भी ले पाती हैं, क्योंकि अब उन्हें घर तो आना नहीं होता तो उस समय में वो थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल पाती हैं। इसके साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है इसने क्या करा है, कास्ट सिस्टम को भी रिड्यूस करा है। इसके जो प्रिजुडिस होते थे इसको भी रिड्यूस करा है। क्यों? क्योंकि स्कूल में सभी अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उनके अंदर जो कास्ट से रिलेटेड जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो लोअर कास्ट की जो फीमेल्स होती हैं, यानी कि जो दलित वुमेन्स होती हैं, उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, इसके थ्रू बच्चों जो कास्ट सिस्टम है उसे कम करने में मदद मिली है। इसके साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हुआ करते थे उनकी जो हंगर थी उसको ख़त्म करने में मदद मिली है, जिसकी वजह से क्या होता था, जब बच्चे स्कूल आते थे तो वो भूखे होते थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। बट अब जो है ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये जो मिड डे मील स्कीम है इसने काफ़ी फ़ायदा दिया है जो हमारे जो इक्वालिटी है उसको इस्टेब्लिश करने में। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनसे जो है बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। बट अभी भी जो है नीड है और भी बहुत कुछ करने की, अभी भी हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मिड डे मील जैसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी हमें और भी लॉन्च करने हैं। क्यों?
क्योंकि जो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें जो दलित बच्चे हैं उनको जो है इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेव करा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कास्ट को लेकर जो एटीट्यूड है हमारे इंडिया का, वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं, ये इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हैं, इसके साथ ही साथ वो एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें उतने तौर तरीके नहीं आते, इस वजह से लोग इनको इल ट्रीट करते हैं। और ये सारी चीज़ें इनकी जो डिग्निटी होती है उसको ठेस पहुंचाती हैं, उसको ये अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो जो बच्चे होते हैं या कोई भी जो लोअर कास्ट का जो भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जैसे कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी कपल की स्टोरी में देखा था। तो जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, मिलेंगे हम अगली क्लास में और दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आई होप कि अभी तक मैंने जितना समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम दोबारा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।